तो गाइस आज का जो हमारा आर्टिकल है वो है पॉलिटिक्स एंड आइडियोलॉजी विद इन दी पोर्टल्स ऑफ जुडिशरी। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जो पॉलिटिक्स है ना आजकल की और जो आइडियोलॉजी है वो क्या है विद इन दी पोर्टल्स ऑफ जुडिशरी। पोर्टल का मतलब होता है डोर। ठीक है, तो वो मतलब जुडिशरी के अंदर में आने लगी है। मतलब पॉलिटिकली जो जुडिशरी है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होने लगी है पॉलिटिक्स से, पॉलिटिशियन से। ठीक है, और उनकी आइडियोलॉजी भी पॉलिटिक्स की तरह होने लगी है। तो ये हेडिंग का मतलब है। ठीक है, उसके अंदर में आ गई है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है हम एक एक लाइन को पढ़ेंगे। ठीक है, एक नोटबुक लेके बैठना, अगर कोई डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग इसमें आएगा तो मैं आपको साथ साथ में लिखवाता चलूँगा, उनको आप नोट करते जाना। ठीक है, तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दैट जस्टिस इज़ ब्लाइंड इज़ पार्ट ऑफ द मिथ सिस्टम। तो जो ये जस्टिस है ना कि मतलब कानून जो है वो अंधा होता है, ये सिर्फ एक मिथ सिस्टम है। मतलब मिथ का मतलब क्या होता है, सिर्फ एक मतलब झूठ 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 वाली बात है। ठीक है, ए जज इज़ ए लॉयर हु इज़ ए पॉलिटिशियन हु हैज़ ए फ्रेंड। जज पॉल लेही वंस टोल्ड हिज क्लर्क फॉलिड एब्राम्स। तो फॉलिड एब्राम्स ने एक बार क्या बोला था कि जो जज होता है ना वो एक लॉयर होता है। ठीक है, जज को एक लॉयर बोला था और बोला था कि हु इज़ ए पॉलिटिशियन, वो एक पॉलिटिशियन भी होता है और उसके फ्रेंड्स भी होते हैं। ठीक है, तो ये किसने बोला था, जॉन पॉल लेथी ने। ठीक है, उसके बाद इन इंडिया द एपिसोड ऑफ द कोलिजियम रिकमेंडेशन ऑफ जस्टिस एल विक्टोरियास गौरी's नेम एंड हर अपॉइंटमेंट टू द मद्रास हाई कोर्ट विद इन वीक्स हैज़ रिसीव्ड द डिबेट ऑन जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स। तो आपको ये मतलब आर्टिकल जो है ना कोलिजियम सिस्टम को लेके कम से कम मुझे लगता है कि पिछले 2-3 महीने में 5-6 बार आ चुका है। तो ये क्वेश्चन आपको आने वाला है कोलिजियम सिस्टम पे, जो काफ़ी ज़्यादा डिबेट चल रही है। अब आप बोलोगे कोलिजियम सिस्टम क्या होता है? कोलिजियम सिस्टम क्या होता है, जो ये सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के जज होते हैं ना, ये सुप्रीम कोर्ट खुद चुनती है। ठीक है, 1993 में ये शुरू हुआ था। खुद चुनती है, खुद डिसाइड करती है कि कौन बनेगा, और गवर्नमेंट के ऊपर ये बाइंडिंग होता है कि उसको ये मानना ही है। मतलब गवर्नमेंट भी अपनी थोड़ी बहुत सलाह दे सकती है, लेकिन जो मेन चुनने का काम है वो किसका है, सुप्रीम कोर्ट का है। ठीक है, तो इस पे काफ़ी ज़्यादा डिबेट चलती है। गवर्नमेंट बहुत कुछ बोलती है कि कोलिजियम सिस्टम ठीक नहीं है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो जुडिशरी और लेजिस्लेटिव में ये सब चलता रहता है। ठीक है, तो यही हुआ, इसी की बात कर रहे हैं कि इंडिया में जो एपिसोड है कोलिजियस रिकमेंडेशन का, तो क्या है, एपिसोड ऑफ कोलिजियस रिकमेंडेशन ऑफ जस्टिस एल विक्टोरियास गौरी। तो ये जस्टिस एल विक्टोरिया गौरी थी ना, इसको मद्रास हाई कोर्ट के जज के लिए चुना गया था, जिस पे काफ़ी ज़्यादा बवाल हुआ था क्योंकि इन्होंने कुछ हेट स्पीचेस दी थी। ठीक है, एल गोरियास नेम एंड हर अपॉइंटमेंट टू दी मद्रास हाई कोर्ट। ठीक है, विद इन वीक्स। उसके बाद ही रिसीव द विच रिवाइव द डिबेट ऑन जुडिशियल अपॉइंटमेंट। यही लिखा हुआ है कि इससे क्या हुआ, जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट है उस पर काफ़ी ज़्यादा डिबेट स्टार्ट हो गई। ठीक है, उसके बाद ए 2 जज बेंच विच मेड ए डिस्टिंक्शन बिटवीन एलिजिबिलिटी एंड सूटेबिलिटी। तो जब इस पर बहुत ज़्यादा डिबेट होने लगी, लोग बात करने लगे कि किसको आपने जज बना लिया, ये तो खुद हेट स्पीच देती है, ये क्या जज बनेगी। तो उसके बाद क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट के 2 जज की एक बेंच बैठी थी, उसने क्या बोला था कि हु मेड ए डिस्टिंक्शन बिटवीन एलिजिबिलिटी एंड सूटेबिलिटी। उन्होंने बोला कि वो एलिजिबल तो है, वो सूटेबल चाहे हो ना हो, लेकिन वो एलिजिबल तो है बनने के लिए। ठीक है, मतलब उसने हेट स्पीच दी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एलिजिबल नहीं है, एलिजिबल वो है। अब सूटेबल है कि नहीं वो हमें नहीं पता। ठीक है, उन्होंने क्या किया, इन दोनों में फ़र्क बताया। सेड दैट द मटीरियल ऑन हर एलिग्ड हेट स्पीच वॉज बिफोर द कोलिजियम। तो उन्होंने ये भी बोला कि उसने मतलब ये जो मटेरियल है ऑन हर एलिग्ड। अच्छा, एलिग्ड का मतलब क्या होता है, एलिग्ड का मतलब होता है कि मतलब किसी पे जो आरोप लगे हैं हेट स्पीच के, तो वो मटेरियल जो है वो वाज बिफोर द कोलिजियम, मतलब कोलिजियम के सामने वो जो मटेरियल है वो प्रेजेंट है, उनको पता था। ठीक है, उसके बाद द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज़ ए पॉलिटिकल कोर्ट इन द सेंस दैट इट इज़ द फाइनल आर्बिटर ऑफ पॉलिटिकल डिस्प्यूट सॉरी। ठीक है, अब आर्बिटर का मीनिंग क्या होता है, आर्बिटर का मीनिंग आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, आर्बिटर का मतलब होता है जो नेगोशिएशन करता है, मतलब जो मध्यस्थता करता है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है ना, जिसने ये मतलब आर्टिकल लिखा हुआ है, वो क्या बोल रहा है कि वो एक पॉलिटिकल कोड बन गया है, मतलब इज़ ए पॉलिटिकल कोड। उसको पॉलिटिकल बोला है, किस सेंस में बोला है, इन द सेंस दैट इट इज़ द फाइनल ऑर्बिटल ऑफ फाइनल डिस्प्यूट्स। मतलब जो भी पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स होते हैं, झगड़े होते हैं, उनकी जो मध्यस्थता करवाता है वो कौन करवाता है,
सुप्रीम कोर्ट करवाता है, ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंगली द पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल पोजीशंस ऑफ जजेस में इन्फ्लुएंस दिए जजमेंट्स। तो फिर आथर ने उसके बाद बोला है कि जो पॉलिटिकल और जो आइडियोलॉजिकल पोजीशंस होती है ना, आइडियोलॉजिकल समझ रहे हो ना आप, आइडियोलॉजिकल हो गया मतलब जिस विचारधारा को आप मानते हैं, ठीक है। तो ये मतलब जो पोजीशंस होती है ना जजेस की, ये उनके डिसीजन पे भी इम्पैक्ट डालती हैं, ठीक है। एटलीस्ट ऑन कंटेंशियस पॉलिटिकल क्वेश्चंस। अब कंटेंशियस क्या है, जो कंट्रोवर्शियल पॉलिटिकल क्वेश्चन होते हैं, खासकर उन पे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है इसका, ठीक है। दस कंसर्न अबाउट द आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल लीनिंग्स ऑफ जजेस इज़ प्रैक्टिकली जस्टिफाइड। तो आगे क्या बोलता है कि वो जो मतलब ये कंसर्न है ना, जो कि जो आइडियोलॉजिकल और मतलब ये जो विचार कंसर्न का मतलब होता है जो ये विचार है आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल लीनिंग का मतलब क्या होता है, झुकाव होना, किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ झुकाव होना या किसी आइडियोलॉजी की तरफ झुकाव होना, ये मतलब एकदम जस्टिफाइड है, ऐसा होता है, ठीक है। ये आथर का मानना है। उसके बाद इट इज़ ए सेंटर ऑफ पॉलिटिकल पावर बिकॉज इट कैन इन्फ्लुएंस द एजेंडा ऑफ पॉलिटिकल एक्शन। तो ये क्या है, एक सेंटर है पॉलिटिकल पावर का, जो क्या करता है, क्योंकि ये क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, एजेंडा है जो पॉलिटिकल एक्शन का, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल ओवर विच इज़ वट पावर पॉलिटिक्स इन रियलिटी इज़ ऑल अबाउट, जिसको हम क्या बोलते हैं, पावर पॉलिटिक्स। मतलब पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं उनका काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है, ठीक है। उसके बाद रोट फिलोसफर यूरिस्ट उपेंद्रा बख्शी, और जो ये किसने बोला है, जो एक फिलोसफर हैं यूरिस्ट उपेंद्रा बख्शी। उसके बाद द कोर्ट इज़ रूटीनली ड्रॉन इनटू द पॉलिटिक्स ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट एज वेल एज द पॉलिटिक्स ऑफ द अपोजिशन। उन्होंने क्या बोला है कि जो कोर्ट है ना वो क्या कर रहा है, रूटीनली ड्रॉन इनटू दी पॉलिटिक्स, मतलब जो पॉलिटिक्स है ना एस्टेब्लिशमेंट की, उसकी तरफ काफ़ी ज़्यादा वो क्या कर रहा है, झुक रहा है, ठीक है। एज वेल एज दी पॉलिटिक्स ऑफ द अपोजिशन, और जो अपोजिशन की पॉलिटिक्स है उसकी तरफ भी काफ़ी ज़्यादा झुक रहा है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स वेदर जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट लाइक इट नॉट, अंडरस्टैंड इट नॉट, केयर अबाउट इट नॉट, the plain facts remains that the court can be used for purely political ends in certain situation beyond the control of the court। तो फिर आगे आथर ने क्या बोला है कि चाहे जो चीफ जस्टिस हैं वो चाहे माने या ना माने, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मतलब फैक्ट ये है कि जो कोर्ट है ना वो यूज़ किया जाता है पॉलिटिकल एंड्स के लिए इन सर्टन सिचुएशंस बियॉन्ड द कंट्रोल। उसमें कोर्ट का भी कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। वो पॉलिटिकल के मतलब पॉलिटिक्स के लिए यूज़ किया जाता है, ये आथर ने बोला है। उसके बाद आगे क्या है, अगला हमारा जो हेडिंग है वो है एविडेंस एज जजमेंट्स एंड अपॉइंटमेंट्स। अब वो एविडेंस भी देगा हमें कि कहाँ कहाँ पे यूज़ किया गया है कोड को एज ए पॉलिटिकल एजेंडा, ठीक है। उसके बाद एनी नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स कैन बी साइटेड। तो आथर बोलता है कि बहुत सारी इसकी एग्जाम्पल भी हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। तो दी हिंदुत्व जजमेंट 1996 was a big boost and legitimized the भारतीय जनता पार्टी इस आइडियोलॉजिकल पोजीशन। तो एक हिंदुत्व जजमेंट आई थी 1996 में, उसमें जो बीजेपी की जो गवर्नमेंट है उसको लेजिटिमाइज का मतलब क्या हो गया, लीगल माना गया था, ठीक है। उसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल पोजीशन है यो, ठीक है। तो वो क्या था, एक बीजेपी पार्टी के लिए एक बूस्ट था। उसके बाद मतलब ये एग्जाम्पल है कि पॉलिटिकली कैसे प्रभाव डालते हैं, मतलब जजेस जो हैं वो कैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ का प्रेशर में आके या फिर कोई भी डिसीज़न लेते हैं उनसे इन्फ्लुएंस होके। उसके बाद सो टू एडम जबलपुर टू दी इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। अब एडम जबलपुर केस क्या था, 1976 में आया था, ये एमरजेंसी के टाइम। उस टाइम के जो जस्टिस थे उन्होंने क्या जजमेंट दिया था कि कोई भी मतलब जो है जो राइट टू लाइफ है, जो मतलब एमरजेंसी के दौरान अभी उसके बाद अमेंडमेंट हुआ था कि राइट टू लाइफ जो है वो सस्पेंड नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए ये जजमेंट आया था। 20 और 21 जो आर्टिकल है वो इमरजेंसी में सस्पेंड नहीं होगा। लेकिन इस टाइम 19 जो ये जबलपुर केस था इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि आर्टिकल 21 भी सस्पेंड है। सुप्रीम कोर्ट मतलब जो हाई कोर्ट है वो इसके लिए कोई भी डिसीजन नहीं ले सकती है अगर किसी का आर्टिकल 21 का खंडन हो रहा है। तो सोच लो कि कितना मतलब राइट टू लाइफ का भी उन्होंने आर्टिकल को सस्पेंड कर दिया था, मना कर दिया था, किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। तो समझ सकते हो कि कितना बड़ा प्रभाव था इसमें कांग्रेस पार्टी का, ठीक है। उसके बाद SR बोमई 1994 दैट हैड अपहेल्ड द डिसमिसल ऑफ द बीजेपी गवर्नमेंट इन मध्य प्रदेश। और एक बोमई जो है 1994 का जो डिसीजन आया था उसने क्या बोला था, अपहेल्ड का मतलब क्या होता है, ठीक ठहराना, किसी चीज़ को ठीक बोलना। द डिसमिसल ऑफ द बीजेपी गवर्नमेंट, जो डिसमिस हुआ था, बीजेपी गवर्नमेंट को डिसमिस किया था मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में आफ्टर द डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद। जब बाबरी मस्जिद गिरा दी थी तो कांग्रेस पार्टी ने क्या किया था, डिसमिस कर दिया था। किसको डिसमिस कर दिया था,
मतलब जो गवर्नर था उसने इमरजेंसी लगा दी थी मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में, जहाँ जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट थी, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको ठीक ठहराया था, ठीक है, ऑन द ग्राउंड ऑफ सेकुलरिज्म के नाम पे, एज दी बेसिक स्ट्रक्चर, क्योंकि सेकुलरिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर माना जाता है, ठीक है। वाज अ बिग विक्ट्री फॉर कांग्रेस, और ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी विक्ट्री थी। इसमें मतलब कांग्रेस का इन्फ्लुएंस सामने सामने दिख रहा है। उसके बाद दी राफेल वर्डिक्ट इन 2018 विच केम बिफोर द जनरल इलेक्शन इन 2019 वाज अ बिग पॉलिटिकल बूस्ट फॉर द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट। और जो राफेल वर्डिक्ट आता है, कब आता है? 2018 में, ठीक है, जनरल इलेक्शन से पहले। मतलब समझ रहे हो ना, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन कब आते हैं? जब इलेक्शन होने वाली है। तो एक किस्म का वो बहुत बड़ा बूस्ट था बीजेपी नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के लिए। द फाइनल जजमेंट इन द अयोध्या केस 2019 टू हैड ह्यूज पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, और जो अयोध्या का वर्डिक्ट आया था वो भी 2019 की इलेक्शन से पहले आया था, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ बीजेपी गवर्नमेंट को। तो ये बता रहा है कि किस तरह से जो है वो मतलब डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के आते हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के फेवर में आते हैं, मतलब उनको फ़ायदा पहुँचाने के लिए। ये तो पहले भी आ सकते थे ना। उसके बाद है सिमिलरली देयर वाज नथिंग मच इन दी पेगस ऑर्डर। अब पेगस ऑर्डर क्या है? आपने सुना होगा कि राहुल गांधी जो कांग्रेस मतलब पार्टी है वो आरोप लगाती है कि हमारे जो मोबाइल हैं वो टैप कर देती है, ठीक है, गवर्नमेंट एजेंसीज़ का यूज़ करके। इजरायली वायरस है ये पेगस, तो पेगस ऑर्डर निकाला था। तो आथर बोल रहा है कि इतना कुछ ज़्यादा नहीं था पेगस वायरस में। देयर वाज नथिंग मच इन दी पेगस ऑर्डर। जो पेगस ऑर्डर आया था इस वायरस को, मतलब ये जो क्या बोलते हैं इनको यार, जो मतलब हैक कर देते हैं, हैकिंग सिस्टम हो गया, तो ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड एन.वी. रामन्ना ऑन कॉन्स्टिट्यूटिंग एन इंडिपेंडेंट प्रोब। तो चीफ जस्टिस ने बोला था कि इस बात की एक इंडिपेंडेंट छानबीन होगी। इट वाज स्टिल प्रेजेंटेड एज ए बिग सेटबैक फॉर द गवर्नमेंट एंड ए ह्यूज पॉलिटिकल विक्ट्री फॉर द अपोजिशन। तो इसको क्या दिखाया गया कि मोदी गवर्नमेंट को मतलब बहुत बड़ा सेटबैक मिला है। सेटबैक का मतलब होता है हार मिली है, और जो कांग्रेस पार्टी है उसकी बहुत बड़ी विक्ट्री हुई है, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं पेगस ऑर्डर में। उसके बाद वो बीजेपी का ही था लगभग। द अपहोल्डिंग ऑफ रिजर्वेशन फॉर द इकोनॉमिकल एंड वीकर सेक्शंस रिजर्वेशन अमेंडमेंट एंड ऑन डिमोनेटाइजेशन। और अपहोल्डिंग का मतलब क्या है? ठीक ठहराना। तो जो रिजर्वेशन थी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए उसको जो ठीक ठहराया CGI ने, सुप्रीम कोर्ट ने, और जो डिमोनेटाइजेशन थी उसको भी ठीक ठहराया। स्पेल्ट मेजर पॉलिटिकल विक्ट्रीज़ फॉर दी बीजेपी गवर्नमेंट। तो ये बीजेपी गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ी विक्ट्रीज़ थी, ठीक है। मतलब इसमें बीजेपी गवर्नमेंट का काफ़ी बड़ा इन्फ्लुएंस था, समझ रहे हो ना आप। उसके बाद शिवसेना केस 2 हैज़ पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस। तो जो अभी शिवसेना का केस चल रहा है उसमें भी बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल जो इफ़ेक्ट है वो है। इम्प्लीकेशन का मतलब क्या होता है? इफ़ेक्ट या फिर कोई फसाव। एट द सेम टाइम सेवरल पॉलिटिकल सेंसिटिव केसेस हैव नॉट येट बीन हियर्ड एज दी चैलेंज टू दी इलेक्टोरल बॉन्ड। लेकिन बहुत सारे ऐसे सेंसिटिव केस हैं जिनमें हियरिंग होनी चाहिए थी, लेकिन उसमें गवर्नमेंट का कोई मतलब खास, उसमें कोई गवर्नमेंट को कोई प्रॉफिट नहीं था, तो उसमें अभी तक हियरिंग हुई नहीं है। वो कौन कौन से केस हैं? जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, उसके बाद सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है जो, ठीक है, ये भी है। उसके बाद एंड दी डिल्यूशन ऑफ आर्टिकल 370। तो और जो 370 आर्टिकल है उसको हटाने के लिए जो है वो भी अभी तक उसकी कोई भी हियरिंग नहीं हुई है। उसकी मतलब उसको इतनी उस तरह से नहीं देखा जाता है, उसमें बहुत स्लो हियरिंग होती है। उसके बाद एज द सेंटर ऑफ पावर इन नेशनल अफेयर्स दी सुप्रीम कोर्ट इज़ इनवेरिएबली ड्रॉन इनटू पॉलिटिक्स। तो मतलब जो है वो सेंटर ऑफ पावर माना जाता है किसको? सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट इज़ इनवेरिएबली ड्रॉन इनटू पॉलिटिक्स। लेकिन वो पार्टली धीरे धीरे पॉलिटिक्स की तरफ जा रहा है सुप्रीम कोर्ट, मतलब पॉलिटिक्स से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। सम ऑफ द इंस्टेंसेस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होती है? जब कोई एक लॉयर है वो पब्लिक के लिए, मतलब पब्लिक के बिहाफ पे कोई लिटिगेशन, कोई केस फाइल करता है सुप्रीम कोर्ट में, तो ऑन चेंजिंग नेम्स ऑफ अवर 100 प्लेसेस, ए यूनिफॉर्म डिवोर्स लॉ, एंटी कन्वर्जेशन लॉ, लव जिहाद एंड वुमेन्स एंट्री इन मॉस्क और एग्जाम्पल ऑफ यूज़ ऑफ द कोर्ट फॉर पॉलिटिकल पर्पस। तो ये जो सारी लिटिगेशन है ना, ये पता चलता है कि कैसे जो है पॉलिटिकल पावर्स जो है वो यूज़ की जाती है, ठीक है, कोर्ट में, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट डू नॉट टेक इनटू अकाउंट आइडियोलॉजिकल लीनिंग ऑफ जजेस। लेकिन गवर्नमेंट जो है ना इस बात को नहीं देखती है कि जो आइडियोलॉजिकल लीनिंग का मतलब होता है झुकाव, तो जो जजेस का झुकाव होता है ना, मतलब वो किस चीज़ को मानते हैं उसकी तरफ, गवर्नमेंट इस चीज़ को नहीं देखती है। ऑन May 12, 1973 इन स्पीच इन पार्लियामेंट, के कुमार संगलाम, मिसिस गांधीज कैबिनेट कुलीग,
ऑडेशियसली डिफेंडेड द अपॉइंटमेंट ऑफ द CGI। तो एक स्पीच हुई थी 1973 में पार्लियामेंट में, उसमें जो MK थे, मिसिस गांधी के जो कैबिनेट मिनिस्टर थे, ऑडिशियसली मतलब होता है एकदम बेशर्मी के साथ, डिफेंडेड द अपॉइंटमेंट ऑफ CGI, मतलब उसने डिफेंड किया कि CGI को जो हमने अपॉइंट किया है वो ठीक है। Who had superseded 3 senior most judges when he said, तो उस मतलब जजी की अपॉइंटमेंट को उसने ठीक सहराया, जिसने 3 जो सीनियर मोस्ट जजेस थे उनको नहीं चुना गया, उसकी जगह पे किसको चुना गया, जस्टिस A.N. रे को, लेकिन उसकी अपॉइंटमेंट को उसने ठीक ठहराया AK ने, ठीक है, जो मिसिस गांधी का क्या था, कोलीग था। When he said, उसने क्या बोला, we had to take into account what was a judge's basic outlook on life। उसने बोला कि हमें जज जो है उसकी बेसिक आउटलुक को देखना चाहिए, मतलब उसके दृष्टिकोण को देखना चाहिए, ठीक है। वॉज नॉट इन राइट टू टेक ऑल दिस एस्पेक्ट्स इनटू कंसिडरेशन। तो क्या मतलब इन सारे एस्पेक्ट्स को लेना, कंसिडरेशन करना उसकी आउटलुक को, क्या ये ठीक नहीं है? मतलब सीनियरिटी को नहीं देखोगे आप, बस आउटलुक को देखोगे। वट इज़ नॉट राइट टू थिंक इन टर्म्स ऑफ ए मोर सूटेबल रिलेशनशिप बिटवीन कोर्ट एंड द जजमेंट। मतलब उसने सीधे सीधे बोल दिया कि अगर कोर्ट और जो गवर्नमेंट है उसके बीच में अगर अच्छा रिलेशन है तो इसे उस हिसाब से अगर हम लोग जजिस को चुनेंगे तो इसमें क्या क्या बुराई है, इसमें क्या ये सूटेबल नहीं है? इन अपॉइंटिंग ए पर्सन एज चीफ जस्टिस आई थिंक वी हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन इज बेसिक आउटलुक। उसने बोला था अगर हमें किसी को अपना जज चुनना है सुप्रीम कोर्ट का तो हमें उसकी बेसिक आउटलुक को देखना चाहिए, मतलब उसका दृष्टिकोण को देखना चाहिए, ठीक है। हिज एटीट्यूड इन लाइफ, उसके एटीट्यूड को देखना चाहिए, उसकी पॉलिटिक्स को देखना चाहिए, मतलब पॉलिटिक्स की वजह से, मतलब पॉलिटिक्स के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट जज को चुनना चाहिए। मतलब उसने इतना, मतलब ये वर्स जजमेंट थी उसकी, ठीक है। उसके बाद देयर वर जजेस विद लेफ्ट सेंट्रिस्ट एंड राइट आइडियोलॉजिकल लीनिंग्स। तो ऐसे बहुत सारे जजेस हैं जो क्या रहते हैं, लेफ़्ट, जिनकी मतलब लेफ़्ट पार्टी की सोच होती है। लेफ़्ट पार्टी मतलब जो क्या होते हैं, जो प्रो चेंजर्स होते हैं, जो मतलब चेंज चाहते हैं, जैसे कांग्रेस है वो लेफ़्ट विंग की मानी जाती है। सेंट्रिस्ट होते हैं जो एकदम लिबरल हैं चाहे कुछ भी हो, और राइटिस्ट होते हैं, राइटिस्ट आइडियोलॉजी क्या है, जो किसी रिलीजन को मानते हैं, जैसे बीजेपी गवर्नमेंट को राइटिस्ट माना जाता है, और वो प्रो चेंजर्स नहीं होते हैं, मतलब वो चेंज कम चाहते हैं, ठीक है, पुराने अपने उसी हिसाब से चलना चाहते हैं। आपको पता ही होगा द लेफ्ट लीडिंग जस्टिस B.R. कृष्णा अय्यर वॉज अ मिनिस्टर इन द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इन केरला। तो जो लेफ्ट लीडिंग मतलब लेफ्ट विंग का V.R. कृष्णा अय्यर जो मिनिस्टर है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट में इन केरला। जस्टिस वरुल इस्लाम वाज एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ द राज्यसभा रिप्रेजेंटिंग द कांग्रेस। मतलब ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि जो ये जस्टिस B.R. है उसको बाद में मिनिस्टर बना दिया गया, ठीक है, वो भी मिनिस्टर है। उसके बाद जो जस्टिस वरुल इस्लाम है वो भी इलेक्टेड मेंबर है राज्यसभा का, ठीक है। तो मतलब आप समझ रहे हो ना कैसे जो है वो पॉलिटिक्स, उनको पहले तो वो जजेस होते हैं फिर उनको मिनिस्टर बना देते हैं, तो मतलब पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा हाथ होता है, ठीक है। उसके बाद ही वॉज द फर्स्ट अपॉइंटेड एज गुवाहाटी हाई कोर्ट, पहले उसको गुवाहाटी हाई कोर्ट में चुना गया, एंड इन ए रेयर डिसीजन आफ्टर सुपरनैनुएशन का मीनिंग लिखिए, इसका मतलब होता है रिटायरमेंट। वाज अपॉइंटेड एज सुप्रीम कोर्ट जज, उसको बाद जब उसकी रिटायरमेंट हो गई उसको सुप्रीम कोर्ट जज बना लिया। तो समझ रहे हो ना आप। उसके बाद बाय दी इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, मतलब अपने हिसाब से ये लोग जजेस को चुनते हैं और उनको फिर पॉलिटिकल पद दे देते हैं बड़े बड़े बाद में। CGI सुब्बो राव वाज इन अपोजिशन कैंडिडेट इन ए प्रेसिडेंटल इलेक्शन। तो जो सुब्बो राव था वो भी प्रेसिडेंटल कैंडिडेट था इलेक्शन में, समझ रहे हो ना। CGI था फिर उसको इलेक्शन में मतलब दे दिया, तो समझ रहे हो ना। जस्टिस गुमोन माल लोधा हैज़ दी राइटिस्ट लीनिंग एंड सब्सिक्वेंटली थ्राइस बोन दी लोकसभा इलेक्शन ऑन दी बीजेपी टिकट ने उसको 3 बार लोकसभा इलेक्शन के लिए टिकट दी, ठीक है। ये पहले कौन था, ये जस्टिस KS हैजी को, मतलब बाद में पहले तो ये जजेस होते हैं, बाद में इनको बड़े बड़े पदों पे बिठा दिया जाता है। तो मतलब पॉलिटिकल पार्टी का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है इनके डिसीजन में, ठीक है, यही कहना है उसको जो ये राइटर है। जस्टिस BJ बगुना वॉज दी चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड, और जो जस्टिस BA बगुना है ना वो चीफ मिनिस्टर था कहाँ का, उत्तराखंड गवर्नमेंट का, ठीक है। तो ये हाल है, समझ रहे हो ना। और उसके बाद क्या है, उसके बाद का अगला पैराग्राफ है, एवरी गवर्नमेंट वुड वांट जजेस हु आर लाइकली टू डिसाइड केसेस इन इट्स फेवर। मतलब हर गवर्नमेंट क्या चाहती है कि हम ऐसे जजेस चुनें जो हमारे फेवर में फैसला दें, ठीक है। दिस वॉज वेरी मच दी नॉर्म इवन अंडर कांग्रेस रूल। अब नॉर्म का मतलब क्या होता है, मतलब रूल, मतलब ऐसा ही रूल कांग्रेस के अंदर भी देखा जाता था, वो भी ऐसी मतलब जजेस को चुनते थे जो उनको फेवर करें, तो ये पहले से चला आ रहा है, कोई नई बात नहीं है, ठीक है। जस्टिस MH बैग, ओहो एक सेकेंड
जस्टिस M.H. Bag, for instance, was appointed on the directions of Prime Minister Indira Gandhi, overruling CJI's Sikri position. जैसे जो M.G. बेग थे फॉर इंस्टेंट, मतलब उनकी बात कर रहे हैं हम लोग, वो जो प्राइम मिनिस्टर थी उस टाइम की इंदिरा गांधी, उन्होंने उनको बनाया था, मतलब जज बनाया था CG सिकरी को हटा के, ठीक है। तो मतलब पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस पहले से ही रहता है इसमें। उसके बाद जस्टिस DG पालेकर वॉज अपॉइंटेड बिकॉज ऑफ हिज क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद दैन लॉ मिनिस्टर। तो ये जो DG पालेकर था उसको इसीलिए अपॉइंट किया गया क्योंकि उसकी जो थी क्या, क्लोज प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी क्या होती है, रिलेशन, किसके साथ था, जो कि लॉ मिनिस्टर था उस टाइम पे HR गोखले। उसके बाद मतलब ये एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कैसे कैसे गवर्नमेंट ने जो है वो इन्फ्लुएंस दिया है, मतलब जजिस को चुनने में उन्होंने अपने हिसाब से चुना है, ठीक है। उसके बाद है बागुना CG सिकरी हैज सीरियस रिजर्वेशंस अबाउट जस्टिस द्विवेदी एलिवेशन हु टोल्ड लायर्स आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट दैट ही वाज गोइंग टू। तो जो CJ सिकरी थे ना, तो उन्होंने क्या बोला था, उनकी सीरियस रिजर्वेशन थी, मतलब उनका कुछ मानना था द्विवेदी के बारे में, ठीक है। जिनको वो क्या बोलते थे कि who told liars after his appointment that he was, जो मतलब वो वकीलों को क्या बोलते थे कि इसकी अपॉइंटमेंट के बाद क्या होगा, to the top court to overrule गोलकनाथ। तो वो क्या करेगा, जो गोलकनाथ केस हुआ था 1967 में, उसके फैसले को ओवर रूल कर देगा, ठीक है, उन्होंने ये बोला था। उसके बाद स्टिल इंडिपेंडेंट, तो अभी वो बात कर रहा है लेकिन फिर भी कुछ केसेस में जो है वो ये इंडिपेंडेंट है। क्या इंडिपेंडेंट है, हमारा सुप्रीम कोर्ट। बोथ बट फॉर्चुनेटली एंड स्ट्रेंजली मैनी गवर्नमेंट अपॉइंटेड जजेस वर एबल टू असर्ट देयर इंडिपेंडेंस। तो अगर हम मतलब कुछ बहुत सारे ऐसे केसेस में होता है कि जो जजेस होते हैं वो जो मतलब अपना काम करते हैं वो इंडिपेंडेंसी से करते हैं, ठीक है। वेयरिंग फॉर फ्यू एक्सेप्शन, मतलब अगर हम लोग कुछ एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ दें, ठीक है। वेयरिंग का मतलब होता है एक्सेप्ट, ठीक है, मतलब कुछ केसेस को छोड़ देना, ठीक है। उसके बाद है दे हैव बीन क्वाइट इम्प्रेसिव, वो मतलब अच्छे से काम करते हैं कुछ जजेस, ठीक है। सम इवन स्ट्रक डाउन द मेजर डिसीजन टेकन बाय द जवाहरलाल नेहरू एंड इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। कुछ ऐसे जजेस पे थे जिन्होंने स्ट्रक डाउन का मतलब क्या होता है, रिमूव करना, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देना। तो कुछ जजेस ऐसे भी थे जिन्होंने क्या किया था, जो जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने जो फैसले लिए थे उनको क्या किया था, नल एंड वॉइड कर दिया था, मतलब स्ट्रक डाउन कर दिया था। इन चंपाकम डोरिजन 1951 द रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ मद्रास वाज स्ट्रक डाउन बाय द मेजॉरिटी ऑफ 7-0। तो जो चंपाकम डोरिजन 1951 का केस हुआ था उसमें जो रिजर्वेशन पॉलिसी थी ना मद्रास की, उसको स्ट्रक डाउन कर दिया था, ठीक है। किसने किया था, सुप्रीम कोर्ट ने 7-0 की मेजॉरिटी के साथ। उसके बाद इन IC गोलकनाथ 1967 द सुप्रीम कोर्ट डिनाइड पार्लियामेंट द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हेल्ड फंडामेंटल राइट्स टू बी द प्रीमोडियल राइट्स नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट। प्रीमोडियल का मतलब क्या होता है, फंडामेंटल, जो मतलब विशेष अधिकार है, विशेष अधिकार मान सकते हो प्रीमोडियल को, इसका मीनिंग लिख लीजिए। तो जो गोलकनाथ केस हुआ था ना 1967 में, सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिनाई कर दिया था, ठीक है, उसको भी नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया था, डिनाइड पार्लियामेंट। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था, जो 1967 का केस था वो केस क्या था कि गवर्नमेंट ने क्या किया था, मतलब जो उनके पास जो पावर थी, किस चीज़ की पावर थी, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब गोलकनाथ केस हुआ तो उसमें क्या बोला कि हम लोग जो पार्लियामेंट की पावर है ना कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, उसको हम लोग डिनाई करते हैं, ठीक है, टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हेल्ड फंडामेंटल। और उन्होंने क्या बोला था कि जो फंडामेंटल राइट्स है ना, टू बी द प्रीमोडियल राइट्स, मतलब वो मेन राइट्स हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी, ठीक है। इन RC कूपर 19 मतलब ये हम लोग अभी अच्छे केसेस देख रहे हैं जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने वो इंडिपेंडेंटली काम किया है। इन RC कूपर केस 1970 द टॉप कोर्ट स्ट्रक डाउन द हिस्टोरिक बैंक नेशनलाइजेशन डिसीजन। तो जो 1970 में कूपर केस हुआ था उसमें जो कोर्ट था उसने नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया था बैंक नेशनलाइजेशन का डिसीजन, ठीक है। उसके बाद द महाराजा हरिजा माधव राव सिंधिया 1971 ओबिलिशन ऑफ पायरी पर्सिस वाज आल्सो स्ट्रक डाउन बाय द 9-2 मेजॉरिटी। तो जो पायरी पर्सिस क्या होता था, जब हम लोग मतलब आज़ाद हुए, जो हमारे स्टेट्स थी प्रिंसली स्टेट, उनके जो मतलब बड़े बड़े जो राजा महाराजा होते थे उनको उसके बाद भी सैलरी मिलती थी जब वो इंडिया के साथ मिल गए। तो उन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने 1967 में एबोलिशन मतलब ख़त्म कर दिया पायरी पर्सिस को, मतलब जो उनको सैलरीज दी जाती थी 9-2 मेजॉरिटी के साथ। इन केशवानंदा 1973 द बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड टू रिस्ट्रिक्ट एंड लिमिट पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। और केशवानंदा जो भारतीय केस था उसमें क्या किया, बोला सुप्रीम कोर्ट ने जो बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी थी उसको प्रपाउंड किया। प्रपाउंडेड का मतलब क्या होता है, उसको बताया, ठीक है। तो क्या बोला,
propounded to restrict and limit parliaments। मतलब बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता ही है, पार्लियामेंट में बोला था 1973 में केशवानंदा भारती केस में कि हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकते। ऐसा क्यों किया? टू रेस्ट्रिक्ट एंड लिमिट पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड दी कॉन्स्टिट्यूशन, ताकि जो पावर है ना पार्लियामेंट की अमेंड करने की कॉन्स्टिट्यूशन को, उस पर रोक लगा दी जाए। एंड हु कैन गेट राज नरेन 1970, हु कैन फॉरगेट राज नारायण का जो केस हुआ था 1975 में, उसमें क्या बोला था? वियर जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा हैड स्ट्रक डाउन द प्राइम मिनिस्टर्स इलेक्शन। उस पर जो प्राइम मिनिस्टर की इलेक्शन थी उसको ही नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया था, जो कि 1975 में हुआ था। उसके बाद इमरजेंसी लग गई थी, ठीक है, जस्टिस जगमोहन लाल ने किया था। इवन ड्यूरिंग द इमरजेंसी एज मैनी एज द 9 हाई कोर्ट हैड अपहेल्ड द राइट टू हर्बर कॉर्पस अगेंस्ट इलीगेशन डिटेंशन। इवन जब इमरजेंसी के टाइम में जो राइट टू हार्बियस कॉर्पस था, हार्बर कॉर्पस क्या होता है? अगर किसी बंदे को अनलॉफुली किसी ने गिरफ्तार कर दिया, 24 घंटे के अंदर उसको कोर्ट में पेशी होना होता है, ठीक है। तो लेकिन इमरजेंसी के टाइम इसको बंद कर दिया था, तो 9 हाई कोर्ट जजिस ने अपहेल्ड किया था, मतलब सही ठहराया था राइट टू हाइबर कॉर्पस, ठीक है, अगेंस्ट इलीगल डिटेंशन। मतलब अगर इलीगल डिटेंशन होती है तो उसके लिए हार्बियस कॉर्पस होना चाहिए, आपको 24 घंटे के अंदर दिखाना है। सच स्ट्रॉन्ग जजमेंट्स आर रेयरली डेलिबल टुडे। मतलब ऐसी जजमेंट आजकल के ज़माने में तो देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। अब पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है वो ज़्यादा बढ़ गया है। इवन इन दी प्री कोलिजियम डेज, मतलब कोलिजियम सिस्टम से पहले गवर्नमेंट्स जनरली यूज टू गो बाय दी CGS रिकमेंडेशन। मतलब गवर्नमेंट थी जो वो CGI की जो रिकमेंडेशन होती थी उसकी बातें सुनती थी। Of the 547 appointments made between January 1 to April 10, 1993, the CGI's view were not only ignored in 7। मतलब जितनी 547 अपॉइंटमेंट हुई थी लगभग 1983 से 1993 तक, तो CGI's ने जो अपने व्यूज़ दिए थे अपॉइंटमेंट को लेकर, उसमें सिर्फ 7 बार उनको नहीं माना गया, बाकी हर बार उनको माना गया, ठीक है। तो मतलब CGI की बात सुनी जाती थी। फाइनली हु कैन असर्ट दैट द कॉलेजियम इज इंटायरली इंडिपेंडेंट एंड ऑलवेज रिकमेंड्स आइडियोलॉजिकल न्यूट्रल जजेस। तो मतलब ऐसा कौन बोल सकता है कि जो कोलिजियम है वो पूरा इंडिपेंडेंट है, मतलब वो अपनी मर्जी से जजेस को चुनता है, एंड ऑलवेज रिकमेंड्स आइडियोलॉजिकल न्यूट्रल जजेस, और वो हमेशा न्यूट्रल जजेस को चुनता है, ठीक है। ऐसा हम लोग नहीं कह सकते। उसने क्वेश्चन पूछा है ऑथर ने, द कोलिजियम सिस्टम हैज़ ड्रेस्टिकली इम्प्रूव्ड द सिचुएशन एज द गवर्नमेंट कॉन्टिन्यूज टू हैव द फाइनल वर्ड इन द जुडिशियल अपॉइंटमेंट। तो जो कोलिजियम सिस्टम है ना, हैज़ नॉट मतलब वो इम्प्रूव इतना नहीं हुआ है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है ना वो क्या करती है, एज द गवर्नमेंट कंटिन्यूज टू हैव द फाइनल वर्ड इन द जुडिशियल अपॉइंटमेंट। क्योंकि गवर्नमेंट जो है अब इन्फ्लुएंस करती है, मतलब वो भी बोलती है कि आप इसको जज बनाओ, उसको जज बनाओ, ठीक है, उसमें इंटरफेयर करती है। सिंस द गवर्नमेंट डज हैव a veto power in practice in spite of memorandum of procedure laying down that the government would be bound to appoint a judge if her name is reiterated by the collegium। हालांकि जो गवर्नमेंट है उसके पास विटो पावर है, लेकिन फिर भी जो मेमोरेंडम साइन हुआ था उसके अकॉर्डिंग क्या है, दैट द गवर्नमेंट वुड बी बाउंड, मतलब गवर्नमेंट को डिसीजन मानना ही है। अगर मतलब जो कोलिजियम सिस्टम है, जो मतलब सुप्रीम कोर्ट है, अगर वो बोलता है कि हमें इन जजेस को अपॉइंट करना है, तो गवर्नमेंट के लिए वो बाउंडिंग है, उनको उसको मानना ही है। इट इज़ बेटर टू इंक्लूड द यूनियन लॉ मिनिस्टर इन द कोलिजियम सिस्टम। आगे वो बोलता है कि अच्छा होगा कि हम लोग जो यूनियन लॉ मिनिस्टर है उसको कोलिजियम सिस्टम में इंक्लूड कर दें, सो दैट हिज व्यू आर हेयर्ड एंड हिज रिजर्वेशन डिस्कस थ्रेड बेयर। तो मतलब उसकी जो व्यूज़ हैं उनको ताकि सुना जाए, और हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके जो रिजर्वेशंस जो भी पॉलिसीज़ होंगी उसको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। थ्रेड वेयर का मतलब है पुराने तरीके से हम लोग उसको शुरू कर सकते हैं। लेट दिस व्यूज़ टू बिकम ए पार्ट ऑफ द मिनट्स, मतलब इन व्यूज़ को भी हमें शामिल करना चाहिए। इफ़ द 5 जजेस CGI + 4 जजेस आर नॉट कन्विंस, अगर जो CGI है और जो बाकी के जो 4 जजेस हैं कोलिजियम सिस्टम में, मतलब जो जजेस को अपॉइंट करते हैं, अगर वो सहमत नहीं होते हैं, डिसीजंस कैन बी मेड बाय द मेजॉरिटी, तो जो डिसीजन है वो मेजॉरिटी का होगा। एंड द गवर्नमेंट बीइंग पार्टी टू द डेलिब्रेशंस एंड रिकमेंडेशंस वुड हैव एक्सेप्ट कोलिजियस रिकमेंडेशन। और जो गवर्नमेंट होगी वो भी मतलब डेलिब्रेशन करेगी, मतलब वो भी बातचीत करेगी, एंड रिकमेंडेशन वुड बी एक्सेप्ट कोलिजियम्स रिकमेंडेशन, और उनको जो है वो कोलिजियम सिस्टम की जो रिकमेंडेशन है उनको मानना ही पड़ेगा लास्ट में, ठीक है। द गोल शुड बी टू एंड दी सुपर सेशन चेरी पिकिंग ऑफ जजेस एंड मेकिंग प्रोसेस मोर ट्रांसपेरेंट। ये गोल हमें इसीलिए रखना है ताकि जो सुपर सेशन होता है, मतलब जो गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस रहता है डिसीजन मेकिंग में, जजेस को चुनने में, वो कम हो। चेरी पिकिंग ऑफ जजेस मतलब अपनी मर्जी से जो जजेस को चुना जाता है वो भी थोड़ा कम हो, और इस
जो ये प्रोसेस है इसको ट्रांसपेरेंट हो, मतलब ये क्लियर तरीके से हो। तो ये आज का आर्टिकल था, एक एक लाइन को मैंने एक्सप्लेन किया और आपको वोकैब भी मैंने बता दी। वोकैब के लिए मेरा एक अलग से भी वीडियो आता है जिसमें मैं आपको डेली के 5 वर्ड मीनिंग करवाता हूँ, आप उसको भी देख सकते हो, ठीक है। रेगुलरली फॉलो कर सकते हो, इनको भी आप रेगुलरली फॉलो करो, ये आपको आंसर राइटिंग लिखने में बहुत हेल्प करेंगे। और आपका नॉलेज देखना 1 महीने बाद देखना, आप अगर आप रेगुलर पढ़ोगे, एक बार मेरे से समझो इसको, उसके बाद जाके PDF मैं आपको टेलीग्राम लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसको आप ज्वाइन कर लो। वहाँ पर मैं आपको PDF भी सेंड कर दूँगा और डेली वीडियो लिंक भी डाल दूँगा। और वहाँ से आप एक बार मेरे से पढ़ो, उसके बाद जाके PDF को रीड करो, 10 मिनट में पढ़ जाओगे और समझ भी आपको 100% आ जाएगा। इंपॉर्टेंट टर्म भी मैं आपको समझा देता हूँ, हर चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर अच्छा लगता है यार तो कमेंट करने में क्या जाता है, अगर पूरा वीडियो देखा है तो प्लीज़ कमेंट कर देना, लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और बेल आइकॉन को दबा देना ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ यार टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर लेना। ओके, जय हिंद।